रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी की प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को पहले ही दी जा चुकी है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसको बना चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इनकम टैक्स में ये सवाल यानी यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, रंजन पोरवाल हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 सैलरी टैक्सेबल एक्रूड एंड रिसीव्ड इन दिल्ली। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 10 पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन 10 पॉइंटों में से जब हमारे पास क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार की हेडिंग, 4 हेडिंग मेंटेन करनी होगी। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये पहली हेडिंग है। दूसरी है इनकम एक्रूड और अराइजन और डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइजन इन इंडिया। तीसरा है इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फुली और पार्टली फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, यानी बिजनेस की इनकम हो विदेश से हो लेकिन उसकी जो कंट्रोलिंग है भारत से पूरी तरह या आंशिक तौर पर हो, या कोई प्रोफेशन हो, अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, वह भी विदेश से इनकम जनरेट करे, परंतु उसका जो सेटअप है, उसका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में होना चाहिए। यह है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, विदेश में ही पाया हो, विदेश में ही कमाया हो, तो चौथी हेडिंग में आएगा। इसके अलावा एक और हेडिंग होती है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, विदेश से कमाया हुआ, बहुत पहले से रखा हुआ पैसा इंडिया में लेकर आता है, तो किसी हेडिंग में नहीं आएगा। अब हम 4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले में भारत में प्राप्त हुई रकम या प्राप्त हुई समझी गई, दूसरे में भारत में कमाई हुई या कमाई गई समझी गई रकम है। इन दोनों को तो आपने देख ही लिया। अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे किसमें से कौन सी इनकम किस हेड से रिलेटेड है। जैसे पहला नंबर, पहली हेडिंग है सैलरी टैक्सेबल एक्रूड एंड रिसीव्ड इन दिल्ली। इसका मतलब है ये भारत में प्राप्त हुआ है, क्योंकि दिल्ली तो भारत में ही है, तो भारत में प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम भारत में प्राप्त हुआ वाली हेडिंग यही है, पहली वाली। यहाँ एरो लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सैलरी रिसीव्ड इन दिल्ली, और ये रकम है 15,000। तो यहाँ की जो रकम है वो तीनों में टैक्सेबल होगी, तीनों में हम टैक्सेबल करेंगे। यानी इसको आप समझने के लिए इस प्रकार से अगर राइट मार देंगे तो आपको रहेगा कि ये हमें तीनों में लिखनी है। इसमें भी तीनों में डालनी है ये रकम, लेकिन इसमें हमें 2 में डालनी होती है, इसमें सिर्फ 1 में डालनी होती है। अगर आपके पास इस प्रकार से रेडी हो जाता है आपका फॉर्मेट, तो आपको रकम को भरने में बहुत आसानी होगी। अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड बट रिसीव्ड इन इंडिया। यहाँ भी रिसीव्ड इन इंडिया वाली कंडीशन पूरी हो रही है 10,000 की। कहीं से भी इनकम, कोई भी इनकम हो, लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया हो जाती है तो वह फर्स्ट हेडिंग में आ जाएगी। तो बिजनेस इनकम यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। इस प्रकार से ये रकम भी इसी में ही आ जाएगी, 10,000 का है, तीनों में लिखना होगा, टैक्सेबल है ये तीनों में, 10,000 रुपये। इसके बाद है अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन लखनऊ बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड। लखनऊ कहाँ है? इंडिया में है। यहीं का अर्न किया हुआ यानी एक्रूड इनकम है, वो भी बिजनेस की इनकम है जो कि इंडिया में कमाई गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, क्योंकि भी इंडिया में कमाई हुई रकम का जो हेड है वो दूसरा नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लखनऊ, इनकम फ्रॉम बिजनेस
इन लखनऊ। इसका मतलब है ये भारत में कमाई हुई रकम है, जो कि 8,000 रुपये है। ये भी तीनों में डालेंगे क्योंकि इसमें आप देख ही रहे हैं ऊपर तीनों में राइट लगा हुआ है। इसके बाद अगले जो पॉइंट्स हैं वो हमारे में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। चौथा पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इन अमेरिका, यानी अमेरिका में कमाई गई बिजनेस की इनकम है, आउट ऑफ विच 20,000 इज फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, यानी बिजनेस से जो कंट्रोल्ड है वो है विदेशी इनकम, लेकिन कंट्रोल इंडिया से है 20,000 रुपये। 10,000 रुपये प्रोफेशनल इनकम है जिसका सेटअप इन इंडिया है, यह भी विदेश से कमाई हुई है रकम है। इसका मतलब 20 और 10 30,000 रुपये हमारे 50,000 में से 30,000 रुपये थर्ड हेडिंग में आएंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले में, यानी इसमें जो कि विदेशी इनकम हो, इंडिया से कंट्रोल हो और प्रोफेशन हो, सेटअप इन इंडिया हो। इसका मतलब इस रकम को हम यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब है विदेश से कमाई हुई रकम बिजनेस और प्रोफेशन वाली, जो कि मैंने टोटल बताया आपको 20,000 और 10 30,000 रुपये यहाँ डाल देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है एक्रूड। अच्छा, इसी में अभी एक चीज़ रह गया है, 50,000 में से 20 और 10 30,000 हमारा निकल गया, तो बाकी जो 20,000 है वो अमेरिका की ही कमाई हुई और अमेरिका में ही प्राप्त हुई मानी जाएगी, यानी विदेशी इनकम है। तो विदेशी इनकम जो विदेश में कमाना और प्राप्त करना है वो हमारा यहाँ पे है चौथा पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया। जो रकम बचेगी 50,000 में से 30,000 तो चले गए, 20,000 रुपये यानी 20,000 बचेंगे, वो एक में ही आएगा। यहाँ एक में ही राइट लगा है तो सिंगल में डालेंगे, सिर्फ रेसिडेंट वाला व्यक्ति टैक्सेबल होगा। पांचवा पॉइंट है एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन नेपाल। ये तो सही बोल रहा है कि भाई एक्रूड इन इंडिया है, तो एक्रूड इन इंडिया वाला पॉइंट आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक्रूड इन इंडिया वाला तो सेकेंड ही है। यहाँ पर वो खुद ही बोल रहा है, तो इनकम एक्रूड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया, और ये रकम है 4,000 रुपये और ये तीनों में टैक्सेबल होगी। आप देख रहे हैं तीनों में राइट लगा हुआ है। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट है पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया। मैंने इसको बोला था पास्ट अनटैक्स इनकम को लिखना ही नहीं है। सैलरी एक्रूड आउटसाइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंग्लैंड, दिस सैलरी इज रिसीव्ड इन इंडिया। ये सैलरी कमाई तो बाहर गई है लेकिन भारत में प्राप्त होने की कंडीशन को पूरा करती है। पाँचवा मतलब 5,000 रुपये का है, 5,000 का अमाउंट है, तो इसको हम रिसीव्ड इन इंडिया वाले यानी पहले कंडीशन में डालेंगे जो कि यहाँ पर है। और ये जो रकम है सैलरी है, सैलरी एक्रूड, ये एक्रूड तो हो रही है एम्प्लॉयमेंट से इन इंग्लैंड, एक्रूड इन इंग्लैंड ही लिख देते हैं सीधा। बट रिसीव्ड इन इंडिया, ये भारत में प्राप्त हुई रकम है, रिसीव्ड इन इंडिया, और ये रकम टोटल 5,000 यानी 5,000 है। सवाल को समझा रहे हैं बारीकी से एक एक पॉइंट को, ताकि आप अगर एक सवाल भी आप समझ गए ढंग से तो आगे के सारे सवाल आपके लिए आसान भी हो जाएंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बैंकॉक, 5,000 ऑफ दीज वेर ब्रॉट टू इंडिया। ये बात ध्यान रखेंगे, ब्रॉट टू इंडिया, रेमिटेड टू इंडिया, सेंड टू इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं भी ब्रॉट और रेमिट शब्द का प्रयोग या सेंड का प्रयोग नहीं है। ये पूरी रकम बैंकॉक की प्रॉफिट है, बिजनेस की प्रॉफिट होएगा, और ये 10,000 रुपये टोटल है, तो हमें इसी से मतलब होगा। ये बैंकॉक यानी विदेश में कमाया हुआ है, वहीं पर प्राप्त हुआ तब भारत आया है, तो हमें कमाने और पाने से ही मतलब होता है। तो और ये रकम पूरी तरह से विदेशी इनकम है,
तो इसको हम 10,000 रुपये को विदेश वाली में डालेंगे, यानी कि लास्ट में। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट इन बैंकॉक, बैंकॉक में ये रकम पूरी है 10,000 रुपये, तो आपको 10,000 रुपया ही पूरा का पूरा लिखना होगा। और इसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंग्लैंड, 1,000 रुपये इट हैज़ बीन ब्रॉड टू इंडिया, 1,000 जो है इंडिया में लाया गया, तो लाया और ले जाए से कोई मतलब नहीं है, यह भी रकम विदेश की है। और 3,000 रुपये पूरे के पूरे हम लिखेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंग्लैंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंग्लैंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इंग्लैंड, यह रकम भी पूरी की पूरी हम जितनी है 3,000 रुपये लिख देंगे। एक कॉलम में ही तो आएगा ये, सिर्फ रेसिडेंट में। इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, दिस इनकम इज रिसीव्ड इन इंग्लैंड। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये हाउस प्रॉपर्टी भारत में है, तो यहीं से कमाया गया है, तो इसका मतलब इंडिया की एक्रूड इनकम हो गई। अब रिसीव्ड इंग्लैंड में हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी एक कंडीशन तो कमाने वाली पूरी हो ही गई है। इनकम फ्रॉम तो भारत की कमाई हुई है, तो सेकेंड में आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, और ये रकम है 7,000 रुपीज। इसके बाद हम मिलाएंगे और चेक करेंगे अपना आंसर कि हमारा आंसर सही है या गलत। अब आप ये देखते हैं, इसकी मैचिंग करते हैं, टोटल करते हैं। यहाँ पर है 15,000, 10,000 और 5,000, तीनों हो गए 30,000 रुपये। 30 यानी 30, ये होगा 38, 42 और 7 और जोड़ देंगे तो 49,000। इसका मतलब है ये टोटल रकम 49,000 हो चुका है। इसके बाद 49,000 यहाँ तक हो गया, इसमें 30,000 यानी 30,000 और जुड़ जाएगा तो 79,000 हो जाएगा। इसके बाद 30 भाई यहाँ तक 79,000 हो गया, इसमें इतनी रकम और जोड़ दिया जाए, कितना रुपया, 32,000 यानी 32,000 इसमें अगर और ऐड हो जाए, मतलब कि 33,000 और ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा 1,12,000 रुपीज़, 1,12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर ये हो गया। अब आपके सामने इसका आंसर आ गया। चलिए इसको बुक से मिला भी लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 49,000, 79,000, 1,12,000 बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो गया कि नहीं हो गया। आप देखिए यहाँ और यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। इससे क्वेश्चन भी जल्दी हो जाता है। अगर हम पहले हेडिंग लिख लें और एक एक करके सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन करें तो हमें बहुत आसानी से क्लियरली समझ में भी आता है रकम कैसे लिखनी है, और उसका टोटल भी सही आएगा, और उसका फार्मूला अगर आपने पहले मेंशन किया है तो कौन से हेड की रकम किस जगह पर आपको प्रेजेंट करनी है, यह आसानी से आप जान जाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और इसको एक एक करके अगर पॉइंट्स को देखेंगे तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। तो आप भी कोशिश करेंगे इसी प्रकार से आप भी प्रेजेंट करें, जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और राइट पहली बार में आ जाए, कोई काटा पीटी ना हो। अब देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 7, इनकम टैक्स में रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी की प्रॉब्लम नंबर 7। BK अग्रवाल की बुक है ये, और आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु आप पॉइंट्स को समझेंगे तो ऐसा ही पॉइंट दूसरे राइटर्स की बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए होते हैं, बशर्ते कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अमेरिका विच वाज डिपॉजिटेड इन बैंक इन अमेरिका, आउट ऑफ दिस
4,000 वर रेमिटेड टू इंडिया। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से आप देखें तो क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 4 फॉर्मेट के 4 पॉइंट्स पहले लिखने होंगे। अब वो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये 7, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। किसका इनकम है इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी के बारे में अगर लिखा है तो वह जरूर लिखिए। ये इनकम है इनकम ऑफ डॉक्टर अतर सिंह। भाई मैंने तो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं छोड़ा क्योंकि फॉर्मेट ही लिखा था, लेकिन आप पूरा बढ़िया बाकायदे लिखेंगे क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन तो रहेगा ही। हमने फॉर्मेट रेडी किया आपको समझाने के लिए। रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, इस प्रकार से इनकम रिसीव्ड वाला पॉइंट यहाँ, एक्रूड वाला पॉइंट यहाँ, और विदेश से बिजनेस की इनकम एक्रूड हुई हो लेकिन कंट्रोल इंडिया से, प्रोफेशनल इनकम विदेश से, मतलब उसका सेटअप इंडिया से हो, उसका सेटअप जब इंडिया में होगा तभी इस कंडीशन में यहाँ पर 3rd नंबर में आएगा। विदेश में कमाना, विदेश में पाना, ये 4थी हेडिंग है। जो कंडीशन पूरी कर रहा होगा जिस प्रकार की इनकम में, उस प्रकार के इनकम को हम यहाँ पर उसी कंडीशन वाले में रख देंगे और फिर कंपुटेशन कर देंगे। अब एक बात और नोटिस करेंगे, ये वाली रकम सभी मतलब हर प्रकार के कॉलम में यानी तीनों प्रकार के लोग टैक्सेबल होते हैं। एक्रूड वाला भी तीनों में टैक्सेबल होता है, लेकिन ये सिर्फ 2 लोग टैक्सेबल होते हैं, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। ये सिर्फ रेसिडेंट वाला ही टैक्सेबल होता है। अब क्वेश्चन को देख करके पॉइंट्स को फटाफट इसमें भरते हैं। सबसे पहले नंबर है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जो कि अमेरिका में हुई है, वहीं डिपॉजिट हो गया है, भारत में भेजा गया। भाई भेजा गया, लाया गया, ले जाया गया, ये हमारे हेड में कहीं जिक्र नहीं है तो इससे में कोई मतलब नहीं है। पर ये रकम 10,000 रुपये पूरी तरह से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अमेरिका की है, तो ये पूरी तरह से विदेशी इनकम है, इंडिया की नहीं है, तो इसको हम लास्ट वाली हेडिंग में डाल देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन अमेरिका। राइटिंग हमारी इतनी अच्छी तो है नहीं भाई, परंतु मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि आपकी समझ में आ जाए, कम से कम इतना तो हो जाए कि आप समझ जाओ। अमेरिका में ये रकम है 10,000, तो पूरी हम 10,000 रुपये एक ही कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद है रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो भारत में ही प्राप्त हो रहा है, रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंडिया। यहाँ पर हम लिखेंगे रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंडिया। क्वेश्चन में ही रिसीव्ड इन इंडिया बोल रहा है, जिसको हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये रकम है 24,000, जो कि आपने देख ही लिया। इसके बाद है अगला पॉइंट। हर पॉइंट को आप बहुत बारीकी से देखेंगे और यह मिलाएंगे कि किस हेडिंग में कौन सी रकम जाएगी। ये रिसीव्ड इन इंडिया बोल रहा है तो आ गया फर्स्ट में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन नेपाल, ये बिजनेस की इनकम नेपाल से है, जिसमें से 15,000 रुपये भारत में प्राप्त हुए हैं। बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता, भाई टोटल रकम 25,000 है, 15,000 तो हमारा रिसीव्ड इन इंडिया यानी फर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन अभी यहाँ 10,000 बचेंगे तो वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले में जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 15,000 रुपया है इसको पहली कंडीशन में डालना होगा। बिजनेस इनकम इन नेपाल, बिजनेस इनकम इन नेपाल। नरेशन में आपको कुछ सोचना नहीं है, जो बुक में लिखा है वही आपको लिखना है, इनकम इन नेपाल। और ये रकम जो 15,000 रुपये भारत में प्राप्त हुए हैं, हमें यही रकम यहाँ पे लिखना है, फालतू नहीं, जो जिसका संबंध जिस हेडिंग से है। बाकी इसमें 25,000 में से 15,000 यहाँ चले जाएंगे, 10,000 बचेंगे, वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाले में आ जाएगा। यहाँ पर बिजनेस इनकम इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इनकम इन नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, भारत से कंट्रोल हो रहा है, वो रकम है 10,000 और यहाँ 2 जगह टिक लगा है, तो इसका मतलब ये रकम 2 ही जगह लिखना होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन लंदन, दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड इन लंदन बाय मिस्टर सिंग्स अथॉरिटी, मतलब कि यहाँ पर जो उनका वो है प्रतिनिधि जिसे बोलते हैं एजेंट वगैरह, तो वो लंदन में ही रकम प्राप्त करेगा। जो डॉक्टर अतर सिंह है इनका एक प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, इनके द्वारा अपॉइंटेड है, वह रकम वही प्राप्त कर लेगा। और ये रकम इन्वेस्टमेंट की रकम है, ये भी विदेश में ही कमाई जा रही है, तो पूरी तरह से ये रकम 10,000 रुपये विदेशी है। तो यहाँ पर हम विदेशी वाली रकम चौथी हेडिंग में आती है। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन लंदन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन लंदन, ये रकम है टोटल 10,000 रुपये यानी 10,000। ये एक ही हेडिंग में जाएगी क्योंकि विदेश में कमाना पाना तो फर्स्ट हेडिंग में ही है। इसके बाद इसका 5वां पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट एज अगेंस्ट ए लोन गिवन टू हिम टू रन ए बिजनेस इन इंडिया। एक व्यक्ति को हमने लोन दिया है, वह बिजनेस करेगा भारत में, यहीं से कमा के हमें पैसा देगा। तो इसका मतलब है कि यह इनकम जनरेट जो हुई है वो इंडिया से हुई है 5,000 की। तो इंडिया से जनरेटेड जो रकम होती है वो सेकेंड में आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड वाला पॉइंट इंटरेस्ट की इनकम है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉन रेसिडेंट accrued in India, ये भारत में कमाया हुआ है 5,000 की रकम, क्योंकि जिसको हमने पैसा दिया है उसने बिजनेस भारत में करके ही कमा के हमें पैसे दिए हैं। पॉइंट नंबर 6 में है रॉयल्टी फ्रॉम ए रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज गिवन टू रन ए बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अपने देश के बाहर विदेश में ही किसी व्यक्ति को रॉयल्टी मिल रही है, लेकिन वह रकम बाहर से कमाई भी गई है, बाहर ही पूरी तरह से उसका सर्विस रेंडर्ड भी हुआ है और वह रिसीव्ड भी बाहर ही माना जाएगा। कुल 20,000 रुपये है, तो यह आउटसाइड इंडियन अमाउंट हुआ। जिसको हम कौन से पॉइंट में डालेंगे, चौथे में, यहाँ पर रॉयल्टी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर इसको मिला है रॉयल्टी का पैसा और ये रकम 20,000 एक ही कॉलम में आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, लास्ट हो रहा है धीरे धीरे, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम फ्रांस, 20,000 वर रेमिटेड टू फ्रांस। इसका मतलब रेमिटेड वाला वर्ड तो हम यूज करते नहीं अपने फार्मूले में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, ये भारत में कमाई जा रही है, बस हमें इतना पता है कि भारत की धरती पे यह रकम कमाई गई है, तो एक्रूड इन इंडिया वाली कंडीशन को ये पूरा कर रहा है। यहाँ पर लिख देंगे नंबर सेकंड में इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, और ये पूरी रकम 40,000 रुपये आपको लिखना है, 40,000, वो भी तीनों में, क्योंकि एक्रूड इन इंडिया भारत वाली रकम तीनों में ही आती है। इसके बाद हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, हाफ ऑफ दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फ्रांस, 30,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30,000 रुपया है ये पूरी तरह से भारत में कमाया हुआ है, लेकिन जो इसकी रिसीविंग वाला हिसाब किताब है वह आधा फ्रांस में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब आधा इंडिया में प्राप्त होता, आधा फ्रांस में। तो आधा इंडिया में प्राप्त हो, लेकिन कमाया तो इंडिया में गया है पूरा का पूरा अमाउंट। तो यहाँ पर आधी रकम इंडिया में रिसीव्ड होने वाली और आधी रकम इंडिया में कमाई हुई वाली में डालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये रकम हुई है हमें हाउस प्रॉपर्टी की सेल से, तो इनकम फ्रॉम
सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये बात ध्यान रखेंगे। 15,000 रुपये तो यहाँ लिखना है, क्योंकि 15,000 भारत में प्राप्त हुई समझी जाएगी, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, और आधी रकम भारत में कमाई जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये 15,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे तीनों में। इसके बाद हमारा काम रहेगा जोड़ने का। चलिए जोड़ना भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 24 और ये दोनों मिला करके 54 हो गए, 59 हो गए। 59 में 55 जोड़ देंगे तो 1,14,000 आएगा, 1,14,000। उसमें 10 और जोड़ देंगे, ये वाला भाई यहाँ तक तो हमने जोड़ ही दिया है 114, तो उसमें हम 10 और जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। अब यहाँ पर 124,000 लिख देंगे। यहाँ तक 124 हो गया। अब इसमें इसको और जोड़ना है, ये है 40,000, तो इसका मतलब है 40,000 को इसमें और जोड़ देंगे तो 164,000 हो जाएगा। टोटल टैक्सेबल इनकम आ चुकी है। यहाँ पर लिख देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। आंसर मिला लेते हैं, हमारा राइट है या रॉन्ग। तो भाई हो कैसे देखें, चलिए ऐसे देख लेते हैं। ये रहा 164, 164, 124, 124, 114, 114। आंसर मैच हो चुका है। अब आपने आंसर देख लिया है। क्वेश्चन को आपको इसी तरह से बनाना होगा। देखिए कोई काटा पीटी नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से फर्स्ट टाइम में ही, पहले अटैम्प्ट में बिल्कुल राइट आंसर लाएंगे। और आपको हमने दिखा दिया इसका तरीका क्या है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% सॉल्यूशन एक्यूरेट ही होगा।